हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और यहाँ पे आज आपको मिलेगा एक और बीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का पूरा डेरिवेशन और प्रूफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी या मास एनर्जी रिलेशन या मास एनर्जी फार्मूला। तो मास एनर्जी रिलेशन जो है मोस्ट फेमस रिलेशन है रिलेटिविटी के लिए। तो आज इसकी बात करते हैं कि मास एनर्जी रिलेशन है क्या। तो मान लिया गया कोई एक ब्लॉक है, कोई एक बॉडी है, इस प्रकार से इसे बना दिया गया। तो ये कोई बॉडी है, इसका मास हो गया स्मॉल एम, मास हो गया स्मॉल एम, और ये आगे की ओर मूव कर रही है वेलोसिटी v से। तो कोई मास कंसीडर कर लिए और इसका मास स्मॉल m सपोज कर लिए और इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो v अगर वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है ये, तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा तभी ये आगे की ओर जाएगा। तो कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F। तो F फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये आगे की ओर जो मूव कर रहा है, तो आगे की ओर अगर मूव कर रहा है तो एक रिलेशन हम पढ़े न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और बाद में कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखने पे F इज इक्वल टू हमें मिलता है F इज इक्वल टू dp/dt, जहाँ P है मोमेंटम और F है अप्लाइड फोर्स। तो F इज इक्वल टू हो गया dp/dt, P मोमेंटम है और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m और इसे v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है। कब ये मूव करेगा? जब इस पे अप्लाई किया जाएगा फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp/dt इज इक्वल टू यहाँ से हो गया f। इसी बात को लिख भी दिए कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, लेट अ फोर्स f इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। मतलब जिधर ये गति कर रहा है उधर ही फोर्स अप्लाई किया गया। इतनी बात हो गई, इतनी बात को लिख भी दिया आपके नोट्स के लिए। यहाँ से अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो इतनी बात लिखनी है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू हो गया dp/dt, जहाँ पर d/dt है रेट ऑफ चेंज और p यहाँ पर है मोमेंटम। तो मोमेंटम हम जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है d/dt और p की जगह रख दें m इंटू वी। अब उसके बाद ये तो हो गया F इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो इससे पहले जब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग और उससे पुराने नियमों को हम पढ़ते थे तो मास को मानते थे कांस्टेंट और यहाँ लिखा जाता था dv/dt। dv जहाँ पे होता था v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल था तो ये था dv/dt, और dv/dt को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण a। तो यहाँ से हमें मिलता था फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमें अब, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में वहाँ तो सामान्य बात थी कि मास को मान लिया जाता था कांस्टेंट, ये होता था m इंटू dv/dt मतलब m इंटू a, मतलब F इज इक्वल टू हो गया ma। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग या रिलेटिविटी थियरम के अकॉर्डिंग ये बात निकल के आई कि मास भी वेरिएबल है, मास भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो अगर मास भी वैरी कर रहा है तो ये दोनों वेरिएबल्स हो गए, मतलब मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल्स। तो इस बात को लिखना पड़ेगा। तो लिख ले अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी mass of the body mass of the body is variable, mass of the body is variable। अब मास इसका वेरिएबल हो गया, अब वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है तो मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल। तो F इज इक्वल टू जो आया है हमारे पास वो है d/dt ऑफ mv, और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल, mass and velocity both are variable,
अब जब मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो अब ये डिफ्रेंसिएशन सिंपल होगा नहीं, अब ये डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। अगर ऐसा करें तो क्या मिलता है, हमें मिलेगा f इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लिखते हैं m और v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dv बाई dt प्लस, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड टर्म, जहाँ की सेकेंड टर्म है v, तो ये हो गया सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये हो जाएगा dm बाई dt। अब F फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया गया, F फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। तो F फोर्स किसी भी बॉडी पे, किसी भी ब्लॉक पे अगर लगाते हैं हम, तो ये बॉडी जो है वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रही है, तो ये डिस्प्लेस होगी, आगे की ओर विस्थापित होगी और कुछ समय में देखते हैं कि ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को छोड़ के कुछ डिस्टेंस दूरी पर, मान लिया गया dx डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई। तो यहाँ से ये बॉडी मूव करते हुए आ गई यहाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें होगा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन मतलब कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना होगा कार्य, इसमें कितना वर्क डन हुआ, और जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर, काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो फोर्स F जो है वो मान लिया गया कि डिस्प्लेस कर रहा है इस बॉडी को dx डिस्टेंस। लिख दें इस बात को, इफ फोर्स F displace the body by distance dx, then तो डिस्प्लेस कर दिया अगर dx तो वर्क डन होगा, वर्क डन dw इज इक्वल टू होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू, तो जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टी के इज इक्वल टू, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जितना भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा, क्योंकि वर्क डन ये एनर्जी में स्टोर होगा। और कौन सी एनर्जी होगा इसमें, ये गति कर रहा है बॉडी, तो इसमें हो जाएगी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कम है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट है dx तो वर्क डन भी होगा dw, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी एक्स, और यही होगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया F इंटू डी एक्स। तो F की वैल्यू हम लोग जानते हैं, F की वैल्यू कितना जानते हैं, F की वैल्यू हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है m, मतलब हमें मिला है अभी m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, तो ये तो हो गई F की वैल्यू। तो F की वैल्यू ये हमारे पास है, और dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अगर इसकी वैल्यू हम प्लेस करें, दोनों का वैल्यू यहाँ प्लेस करके आगे की ओर सॉल्व करें, तो वो हमें वर्क डन मिलेगा, और जो उसकी होगा काइनेटिक एनर्जी। तो फर्दर इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसे डिलीट करते हुए, तो वर्क डन फाइंड किए, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू डी के काइनेटिक एनर्जी, कितनी वैल्यू है ये हो जाएगा F इंटू डी एक्स, यही आया। F की वैल्यू हम प्लेस कर दे रहे हैं, F की ये वैल्यू है, F इज इक्वल टू हो गया m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, ये हो गया F की वैल्यू, और फिर इंटू करना है हमें dx, तो यहाँ कर दिया गया dx। अब ब्रैकेट ओपन करें और इसे सॉल्व करें, तो क्या देखते हैं, इसमें हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया m इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस इस टर्म में भी इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया v इंटू डी एम बाई डी टी
इंटू डी एक्स। अब अगर देखें तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी को एक साथ लिखा जा सकता है और यहाँ भी डी एक्स बाई डी टी को एक साथ लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलता है, मिलता है हमें एम इंटू डी वी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये मिल गया। x यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, dx है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और dt है स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल और इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसे पहले का पढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन ये हो गया dx और dt ये हो गया टाइम और इसके रेट को, दर को कहा जाता है वेग। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है v, तो लिखें तो ये हो जाएगा m, तो ये v है तो v को पहले लिख लिए, ये हो गया m इंटू वी इंटू डी वी प्लस यहाँ भी dx बाई डी टी की जगह आ जाएगा v और v इंटू वी ये हो जाएगा v स्क्वायर डी एम। तो जो डी के की वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई, डी के या डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमें मिल गया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। इसे बना लिया गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। अब एक और रिलेशन हमें चाहिए और हमें फाइंड ही करना है। तो रिलेटिविस्टिक फार्मूले का अगर यूज करें, कौन सा फार्मूला, फार्मूला है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो मान लिया गया अगर कोई ऑब्जेक्ट या यही ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v से आगे की ओर अगर मूव कर रहा है तो उसका जो अगर रेस्ट मास m नॉट है तो उसके लिए रिलेटिविस्टिक फार्मूला लिखा जा सकता है। तो लिख दें बाय रिलेटिविस्टिक फार्मूला m इज इक्वल टू होता है m नॉट बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का मास ये हो गया m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है तब के लिए फार्मूला है हेडिंग या वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, जिसे हम लोग लेक्चर में पीछे पढ़े हैं। और अगर आप नहीं देखें तो फिर सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग पे क्लिक करके उसमें 3rd ईयर का प्लेलिस्ट है, उसमें टाइटल रहेगा वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, उसे स्टडी करें। तो यहाँ से हमें मिल गया m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कहाँ से मिला, रिलेटिविस्टिक फार्मूला से मिला। ये हमें मिला बाय रिलेटिविस्टिक फार्मूला। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ अंडर रूट है, इसे हटाने के लिए दोनों साइड का करना पड़ेगा स्क्वायर। तो लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहाँ से इसका स्क्वायर होगा m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर होगा ये हो गया m नॉट स्क्वायर भाई अंडर रूट हट जाएगा, ये बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपॉन 1 मान लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ से इसे शुरू कर रहे हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बॉडी को, फोर्स को, इसकी वेलोसिटी को डोनेट कर लिया जाएगा। तो ये हो गया m स्क्वायर और इस टर्म का होगा मल्टीप्लाई, ये जो अपॉन में ये चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, कितना ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना ये है m नॉट स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करना है तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो देखते हैं ये हो गया m स्क्वायर और यहाँ एलसीएम हो गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन इसके लिए एलसीएम हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर अपॉन में है, सी स्क्वायर का जो एलसीएम था सी स्क्वायर ये अपॉन में है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर हो गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस अपॉन सी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इतनी बात तो हमें मिल गई। और अब इसे सॉल्व करना, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अभी हम लोग इस बात को समझें कि मूवमेंट के साथ, मतलब जब मूवमेंट हो रहा है इसमें किसी भी बॉडी में, तो उसके मास में हो रहा है वेरिएशन। तो मास में वेरिएशन हो रहा है और वेलोसिटी में वेरिएशन हो ही रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे एम नॉट और सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें इसकी वैरी कर रही हैं। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट करें तो इस वाले टर्म में देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2m और m का फिर डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये हो गया dm। सी स्क्वायर कांस्टेंट है, सी स्क्वायर का हो गया मल्टीप्लाई माइनस, ये हो गया माइनस। और यहाँ पे ये मास भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, दोनों का होगा डिफ्रेंशिएशन। किस प्रकार से होगा, ये होगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म है एम स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गया 2v, ये हो गया एम स्क्वायर इंटू 2v dv। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म v स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m dm। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन यहाँ लगा दिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है, कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू हो गई 0, मतलब ये भी कांस्टेंट और सी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट दोनों कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अगर इन टर्म्स में सॉल्व करें तो दोनों साइड अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2m कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी 2m, 2 और m और 2m कॉमन ले लिया गया, 2m कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ से बचा सी स्क्वायर dm माइनस, ब्रैकेट ओपन करें अगर तो ये हो गया माइनस, m एक कॉमन है, 2 कॉमन है, mv dv, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हुआ, ये प्लस था माइनस हो गया, v स्क्वायर 2m कॉमन हो गया, ये बचा dm इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 है नहीं, 2m इज इक्वल टू उधर जाके 0 हो गया, बचा क्या, बचा जो टर्म वो बचा सी स्क्वायर dm माइनस mv dv। इसकी वैल्यू 0 तो है नहीं, तो इसी की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि मास तो 0 है नहीं, तो ये टर्म 0 नहीं है, यही वाला टर्म 0 होगा। तो सी स्क्वायर dm माइनस mv dv माइनस v स्क्वायर dm इज इक्वल टू 0। इतनी बात हमें मिल गई। अगर एक चीज़ चाहें तो इसमें और किया जा सकता है, ये माइनस वाले जो दो टर्म्स हैं उन्हें अगर उधर भेज दें, इक्वल के उधर कर दें, तो हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर dm उधर भेज दिया गया इज इक्वल टू mv dv प्लस, क्योंकि ये भी उधर गया प्लस हो गया, ये उसका हो गया v स्क्वायर dm इज इक्वल टू 0। इसे कह लिया गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला था वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू था फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें मिला था dw या dk इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग फाइंड किए हैं बाय रिलेटिविस्टिक फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, उसे सॉल्व करने और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिला सी स्क्वायर dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। तो दो इक्वेशंस हो गए, दोनों इक्वेशंस का अगर कंपैरिजन करें हम तो mv dv प्लस v स्क्वायर dm इसमें भी है और mv dv प्लस v स्क्वायर dm इसमें भी है। ये ज़ीरो नहीं है क्योंकि उधर चला गया तो ये सब हो गया है, मतलब ये ज़ीरो के उधर इक्वल के उधर चला गया तो ये mv dv प्लस v स्क्वायर dm ही बचा है, यहाँ ज़ीरो नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशन इधर के राइट हैंड साइड अगर चेक किया जाए तो राइट हैंड साइड की दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर देखें तो ये वैल्यू तो सेम है, तो ये वैल्यू उधर बचा लेफ्ट हैंड साइड डी के इज इक्वल टू, इधर की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू की अगर बात करें तो ये सी स्क्वायर डी एम, सी स्क्वायर डी एम। अब इसे सॉल्व करना है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब इसे देखते हैं मास के साथ कैसे वेरी कर रही है। मतलब इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन और मास के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो इसका जो रेस्ट मास है वो है एम नॉट और मूविंग मास जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब लोअर वैल्यू हो गई एम नॉट और हायर वैल्यू जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो है एम, क्योंकि मास जो है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी के साथ साथ मास वेरी कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो लोअर और हायर वैल्यूज़ के साथ इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से बना लिए, हमें इक्वेशन मिल गया डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, इसे मान लिया गया, नाम एक दे दिया गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि अगर ये कोई एक बॉडी था, बॉडी जिसका मास था स्मॉल एम, स्मॉल एम इसका मास था, इस पर जब फोर्स लगाया गया तो फोर्स लगाने से इसमें जो वेलोसिटी गेन हुआ वो वेलोसिटी हुआ v, और वेलोसिटी v होने की वजह से अगर ये हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके मास में होगा वेरिएशन, मास में वेरिएशन होगा, मान लिया गया। अब वेरिएशन की कंडीशन में मास वेरिएशन विद वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके लिए पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मान लिया गया फोर्स F लगाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यहाँ से यहाँ आ गया और उसका जो रेस्ट मास था वो था m नॉट, और जो वेलोसिटी में मास था जब हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब वो है m। तो m नॉट रेस्ट मास की वैल्यू कम होगी और वेलोसिटी जब मूव करेगा वो हाई वेलोसिटी के साथ तो वेरिएशन होगा और मास उसका जाएगा बढ़। तो मास जब बढ़ जाएगा तो जो ज़्यादा मास होगा उसे कहेंगे स्मॉल m, और जो रेस्ट मास होगा उसे कहेंगे एम नॉट। इस बात को लिख दिए कि कंसीडर दैट द बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली बाय एक्सर्टिंग या अप्लाई, या फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, बाय एक्सर्टिंग फोर्स इट एक्वायर वेलोसिटी v एंड मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम एम नॉट टू एम। तो एम नॉट पहले मास था और जब वो मूव करने लगा तब उसका मास हो गया m। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ये स्मॉल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करें तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, समाकलन, ये हो गया डी के। अब इसका समाकलन अगर करें तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दिए, इसकी वैल्यू है कितना, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर डी एम। m के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो m मतलब मास की लोअर लिमिट हो गई m नॉट और अपर लिमिट रख दिया गया m। तो k यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये हुआ c स्क्वायर, और dm मतलब dm का इंटीग्रेशन हो गया स्मॉल m। अब अगर इसमें लिमिट रखें, ये हो गया m नॉट और यहाँ से हो गया m, वैल्यू प्लेस करें, ये लिखा जाएगा c स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू m माइनस मिनिमम वैल्यू m नॉट। तो हमें यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला k स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर m कहें, अब माइनस सी स्क्वायर m नॉट कहें, या कहें m नॉट सी स्क्वायर। इसे भी अगर कोई इक्वेशन बनाए तो इसे बनाया जा सकता है इक्वेशन नंबर 4। अब इससे पहले हम एक रिलेशन जानते हैं टोटल एनर्जी के टर्म में। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी भी कहा जा सकता है। तो अगर केवल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस इधर लिख दें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसे भी पोटेंशियल एनर्जी को भी कहा जा सकता है रेस्ट मास एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी भी कहा जा सकता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला फाइंड करें तो काइनेटिक, अगर इसे एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिखा जाए तो टोटल एनर्जी को लिखें ई, पोटेंशियल एनर्जी को लिखें पी ई,
प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिखें के ई या के ही लिखें, क्योंकि यहाँ अब तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी को के से लिखें तो यहाँ भी के ही लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को के ही से लिखते हैं, वैसे के लिखें। तो के की अगर वैल्यू देखें तो के की वैल्यू यहाँ से मिलेगी ई माइनस पी ई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो के इज इक्वल टू लिखा जा सकता है के इज इक्वल टू ई माइनस पी ई। ई क्या है? टोटल एनर्जी, और पी ई है पोटेंशियल एनर्जी। इसे बना लिया गया इक्वेशन नंबर 5। और अगर कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को, तो के इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमें एम सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे ये जब रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है तो यह एम नॉट सी स्क्वायर, इसीलिए इसे कहा जाता है रेस्ट मास एनर्जी, जिसकी वैल्यू है एम नॉट सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद ऑन कंपेयरिंग लिख दें, ऑन कंपेयरिंग या बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाई इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 से हमें क्या मिलता है? हमें 4 एंड 5 से ये के की वैल्यू दोनों साइड इक्वल हो गई, ई मतलब मिल गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया एम सी स्क्वायर, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी मिल गया हमें एम नॉट सी स्क्वायर। इधर ही लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिल गया हमें एम नॉट सी स्क्वायर। इसे कहा जा सकता है रेस्ट मास एनर्जी, इसे और दूसरा क्या नाम है इसका? रेस्ट मास एनर्जी। तो हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो एक्सप्रेशन मिल गया। एक्सप्रेशन क्या मिल गया? ये मिल गया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ही कहा जाता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो हमें मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे कहा जा सकता है आइंस्टीन्स, या कहा जाता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो मिला था उसे लिख लिया गया आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, या फिर यूनिवर्सल इक्विवेलेंस, ये लिखा भी है, या फिर इसे कहा जाएगा यूनिवर्सल इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें मिल गया। क्या मिल गया? इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी या फिर मास एनर्जी रिलेशन। तो ये हो गया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिविस्टिक का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।